तो अभी तक आप लोगों ने सीखा है कि जब एक चार्ज सिर्फ एक चार्ज पे फोर्स लगाता है तो हम लोग उसको कूलॉम्स लॉ से कैलकुलेट करते हैं। यानी अभी तक आपने सीखा है कि सिर्फ दो ही चार्ज होते हैं, पहला चार्ज दूसरे पे फोर्स लगाए या दूसरा चार्ज पहले पे फोर्स लगाए, फोर्स की वैल्यू बराबर होती है। लेकिन क्या हो कि अगर एक ही चार्ज पर दो या दो से ज़्यादा चार्जेस एक साथ फोर्स एक्ट करने लगे, मतलब एक ही चार्ज के ऊपर दो और चार्ज फोर्स लगाने लगे, तीन लगाने लगे, चार लगाने लगे, तो एक ही चार्ज के ऊपर कई सारे फोर्स हो जाएंगे। तो उस समय पे हमें क्या करना पड़ेगा, उन सारे फोर्सेस को ऐड करना पड़ेगा। उस समय हमें सारे फोर्सेस को ऐड करना पड़ेगा। और अगर हमको ऐड करना है फोर्सेस को, अगर हमें फोर्सेस को ऐड करना है, इसका मतलब हमें वेक्टर को ऐड करना है, क्योंकि फोर्सेस को ऐड करना मतलब फोर्स इज द वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर को ऐड करना। तो वेक्टर को ऐड करने का जो प्रोसीजर है उसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जिसको हम लोग वेक्टर सम भी कह रहे हैं। और ये कोई नई बात नहीं है, ये आपने क्लास 11th में पढ़ रखा होता है, वही जिसको आप लोग लॉ ऑफ पैरेललोग्राम एडिशन के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। मतलब ये कि आप अपने दिमाग में क्लियर रखिए कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन शब्द कभी भी आएगा, उसका मतलब ये होगा कि 100% कई वेक्टर क्वांटिटीज़ को जोड़ने का मसला है। जैसे अब यहीं पे मैं बात कर लूँ कि इस समय हम पढ़ने जा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन या वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। यानी कि कोई ऐसी सिचुएशन हमारे सामने आएगी जिसमें एक ही चार्ज के ऊपर कई सारे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम कर रहे होंगे और हमसे ये कहा जाएगा कि टोटल फोर्स निकालिए। यानी एक ही चार्ज के ऊपर जब कई सारे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करेंगे तो हमें उनका क्या करना पड़ेगा, वेक्टर सम करना पड़ेगा। और जब उनका वेक्टर सम करेंगे तब जाके कहीं हमें टोटल निकल के आएगा। तो वेक्टर सम करने का जो तरीका होता है वो आप जानते हैं, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है। तो मैं शॉर्ट में बस इतना ही आपको यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ कि फॉर वेक्टर सम और प्रिंसिपल ऑफ superposition we will use law of parallelogram addition, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम एडिशन अंडरलाइन कर देते ताकि आपको याद रहे। अब देखा जाए तो लेक्चर यहीं पे ख़त्म कर देना चाहिए। क्यों ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि सीधी सी बात है कि लॉ ऑफ पैरेललोग्राम एडिशन आपने 11th में पढ़ रखा हुआ है, लेकिन बहुत लोगों को याद नहीं रहता है या बहुत लोगों ने सीरियसली नहीं पढ़ा होता है, इस वजह से हम इसको दोबारा आपको बता रहे हैं। ठीक है। तो समझिए, कंसीडर द सिचुएशन। तो मानिए कि यहाँ पे आपके पास एक चार्ज है प्लस क्यू चार्ज है जिसके ऊपर आपको फोर्स निकालना है। ठीक है। यहाँ से कुछ दूरी पर एक चार्ज है, सपोज Q1 चार्ज है, और यहाँ से इधर कुछ दूरी पर एक चार्ज प्लस Q2 है। कुछ एक प्लस एक माइनस भी हो सकता है, दोनों माइनस भी हो सकता है, डिपेंड करता है। ठीक है, उसके हिसाब से कर लिया जाएगा। मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है। तो मान लिया कि प्लस Q1 चार्ज और प्लस Q2 चार्ज दोनों मिलके Q पे कितना फोर्स लगा रहे हैं ये निकालना पड़ेगा। तो आपको स्टेप बाय स्टेप काम करना है। पहला स्टेप, अगर सिचुएशन ऐसी है कि एक चार्ज के ऊपर दो चार्जेस की वजह से या ज़्यादा चार्जेस की वजह से आपको फोर्स कैलकुलेट करना, तो सबसे पहले जिस चार्ज ने जिस चार्ज पे फोर्स लगाना है उसको एक डॉट डॉट लाइन से मिला दीजिए। ठीक है। जैसे Q1 Q पे फोर्स लगाएगा, मिला दिया। Q2 Q पे फोर्स लगाएगा, मिला दिया। ठीक है। पहला स्टेप पूरा हो गया। मतलब जिस चार्ज पर फोर्स निकालना है उस चार्ज को बाकी चार्जेस से लाइन के थ्रू कनेक्ट कर देना है। अगला स्टेप ये होगा कि आप डायरेक्शन ऑफ फोर्स को ड्रॉ कर देंगे। ठीक है। जिससे ये पता चल जाएगा कि कौन सा फोर्स किस तरफ लग रहा है। तो सपोज ये प्लस है, ये प्लस है, तो ये प्लस और प्लस की वजह से क्या होगा, ये फोर्स F1 इधर लग जाएगा। F1 इसलिए क्योंकि पहले वाले ने लगाया है। तो ये हो गया पहला फोर्स। ठीक है। अब दूसरा फोर्स Q2 वाले ने लगाया है, तो ये मान लेते हैं कि ये सीधा ड्रॉ करेंगे। ठीक है। तो ये फोर्स F2 वेक्टर हो गया। ठीक है। फिर तीसरा इंपॉर्टेंट स्टेप है
कि आपको 100% यहाँ पे कोई ना कोई एक एंगल दिखाई देगा, और अगर एंगल नहीं भी दिखाई देता है देन नो इशू, ठीक है, उसके केसेस अलग होते हैं, वो मैं आपको अलग बताऊंगा बाद में, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, जैसा कि दिखाई दे रहा है कि दो वेक्टर टेल टू टेल अटैच हो गए, और ये कंडीशन होती है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम की, पहले वेक्टर के डॉट पैरेलल एक डॉट डॉट लाइन और दूसरे वेक्टर के पैरेलल दूसरा डॉट डॉट लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। इससे एक पैरेललोग्राम क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो पैरेललोग्राम क्रिएट हो गया, तो अब हम यहाँ से एक एरो ड्रॉ कर देंगे जो कि इस नेट फोर्स को शो करेगा, ठीक है। तो अब सवाल उठता है कि ये टोटल फोर्स कैसे कैलकुलेट होगा, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट होगा, तो मैं बता देता हूँ। हियर बहुत ध्यान समझिए, पहली चीज़ तो है मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो पहला पॉइंट, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम लोग वही लॉ ऑफ पैरेललोग्राम वाला फॉर्मूला R बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम एफ नेट इज इक्वल टू वही यूज़ करेंगे, अंडर रूट f1 का स्क्वायर प्लस f2 का स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos थीटा। पूछने वाले पूछ सकते हैं सर f1 f2 कैसे आएगा, थीटा तो ठीक है पता चल गया। तो भैया f1 क्या है, इन दो चार्ज के बीच F1 क्या है, इन दो चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स है, तो उसको कूलॉम्स लॉ से कैलकुलेट कर लेंगे। F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यहाँ पे Q1 Q अपॉन यहाँ जो भी डिस्टेंस होगी उसका R स्क्वायर, फिर F2 निकालना है तो 1/4 पाई नॉट Q Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। तो कूलॉम्स लॉ से आ जाएगा। तो इससे आ गया क्या, ये आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। अब रह गई बात किसकी, डायरेक्शन की। तो डायरेक्शन को निकालने के लिए वैसे तो जो मैं फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ ये मैं जुगाड़ से बता रहा हूँ आपको। दूसरी बात ये है कि ज़रूरत नहीं पड़ती है इसकी, क्योंकि थोड़ा सा आपको देखने में डर लग सकता है, ठीक है। तो देखिएगा इसको, पहली बात डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग एक एंगल का इस्तेमाल करते हैं, मतलब ये अल्फ़ा यहाँ पे जो एंगल है ये, एक मिनट, हाँ, ये जो अल्फा एंगल है यहाँ पे डायरेक्शन काम कर रहा है। मतलब सपोज अगर हमको 30 डिग्री पता चल जाए कि अल्फा की वैल्यू 30 डिग्री, तो हमको पता लग गया कि F1 से 30 डिग्री ऊपर देखना है तो इस डायरेक्शन में फोर्स है, ठीक है ना। तो इसके लिए जुगाड़ ये होता है कि आप सबसे पहले लिखेंगे tan अल्फा, फिर अल्फा आपने किसके साथ लिया, F1 के साथ लिया, तो आप F1 को छोड़ के F2 को लिखिए, यानी F2 का मैग्नीट्यूड tan में साइन अपॉन कॉस होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये हो गया साइन थीटा अपॉन इतना ही कॉस थीटा, यानी F2 कॉस थीटा प्लस अब जो बचा है यानी अल्फा जिसके साथ था उसको लिख दीजिए F1। तो इस तरीके से अल्फा बराबर आपका क्या आ जाएगा, tan इनवर्स, tan उधर जाएगा और tan इनवर्स, ये हो जाएगा F2 साइन थीटा अपॉन F1 प्लस F2 कॉस थीटा। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको मिलेगा डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। मैं फिर से कह रहा हूँ, इसकी ज़रूरत अक्सर नहीं पड़ती है। अब अपने सामने एक क्वेश्चन है जो पूरी तरीके से इलस्ट्रेट करेगा कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को कैसे यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फोर्स ऑन ईच चार्ज इन द फॉलोइंग डायग्राम। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसमें A चार्ज है प्लस Q, B चार्ज है प्लस Q, C चार्ज है माइनस Q, और सारे चार्जेस पे फोर्स निकालना है। मतलब एक क्वेश्चन के अंदर 3 सब क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो अगर आप कर लेंगे तो आपको पूरा फंडा क्लियर हो जाएगा। और A का मैं बताऊंगा, B का बिल्कुल सिमिलर है वैसा ही, ठीक है। B का आप खुद ट्राई करेंगे, मैं केवल आंसर बताऊंगा, और C बताऊंगा मैं, ठीक है। तो A और C मेरा और B आपका करिएगा, अगर आपको नहीं आता तो फिर बताइएगा, ठीक है। तो सबसे पहले A की बात कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन पे आते हैं और A की बात करते हैं, फॉर A, ठीक है। A वाले के लिए अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो
सबसे पहला काम मैंने आपको क्या बताया था कि अगर इस किसी एक चार्ज पे फोर्स निकालना है बाकी की वजह से, तो सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि उस चार्ज को बाकी अन्य चार्जेस से एक लाइन से कनेक्ट होना चाहिए। तो ये इसका इस पे फोर्स निकालना है तो लाइन से कनेक्टेड है, इसका इस पे फोर्स निकालना है लाइन से कनेक्टेड है, यानी पहला स्टेप तो हो ही चुका है। दूसरा स्टेप होता है फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना। तो माय डियर आप देख रहे हैं ये प्लस है, ये प्लस है, ये इसको धक्का मार दीजिएगा, तो इसको हम ऐसे शो करेंगे। तो ये हो गया फोर्स एफ बी का, यानी बी ने जो फोर्स लगाया, ये माइनस है और ये प्लस है, ये इसको अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो ये हो गया फोर्स एफ सी, यानी जो सी ने फोर्स लगाया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वही पुराना अपना लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। तो एक डॉट डॉट लाइन ये बन गई और एक डॉट डॉट लाइन ये बन गई, तो पैरेललोग्राम क्रिएट हो गया। और यहाँ से जो एरो ड्रॉ होगा वो एफ बी सी लिख रहा हूँ, मतलब बी और सी का रिजल्टेंट। ठीक है, हमने एक और चीज़ बताई थी कि आपको एंगल डिसाइड करना होगा। ठीक है, तो एंगल ये होगा पूरा ये होगा। ठीक है, कितना एंगल होगा ये, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल में ये एंगल 60 डिग्री होगा, ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा। ठीक है ना, तो अगर ये 60 है तो ये कुल मिला कितना हो गया 120 डिग्री, यानी थीटा का वैल्यू जो है वो 120 डिग्री है इस केस में। ठीक है, तो मैं स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ करना क्या है। पहला काम था लाइन से ज्वाइन होना, हो गया। दूसरा काम था फोर्स की डायरेक्शन शो करना, कर दिया। तीसरा काम था पैरेललोग्राम बना के थीटा डिसाइड कर लेना, वो भी हो गया। चौथा काम है कि जो भी फोर्सेस हैं जो इस्तेमाल हो रहे हैं उनको कूलॉम्स लॉ की हेल्प से आप कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो बाय कूलॉम्स लॉ एफ सी और एफ बी बराबर होंगे। क्यों इक्वल होंगे, कॉमन सेंस की बात है। देखिए एफ सी वाला फोर्स ए और सी के बीच का है, चार्ज का पेयर सेम है, बीच का डिस्टेंस भी वही है। ठीक है, और वही हाल ए और बी में भी है, चार्ज का पेयर सेम है और डिस्टेंस भी वही है, मीडियम में भी कोई चेंजमेंट नहीं है। इसका मतलब फोर्स सेम आएगा, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। दोनों में क्यू क्यू है, एक में क्यू दूसरे में भी क्यू। साइन से वैसे भी कोई मतलब नहीं होता क्योंकि हम साइन रखते ही नहीं है। और बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार से हमें दिखाई पड़ गया कि ये इतना है। और लगे हाथ हम इसको फिलहाल x एज्यूम कर ले रहे हैं फॉर द ईज ऑफ कैलकुलेशन, कैलकुलेशन को आसान करने के लिए। बात समझ में आ गई, आगे बढ़ जाए। तो अब अगला स्टेप आपका आता है, स्टेप्स आपको याद रखने पड़ेंगे खुद ही। ठीक है, अगला स्टेप आता है कि आप लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लगा दीजिए, बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन या बाय लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, कुछ भी लिखिए। तो फॉर्मूला जो होता है वो लिख दीजिए। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है एफ बी सी बराबर अंडर रूट एफ बी का स्क्वायर प्लस एफ सी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ एफ बी एफ सी कॉस थीटा, 2 टाइम्स ऑफ एफ बी एफ सी कॉस थीटा। ठीक है, तो क्योंकि एफ बी एफ सी सब एक्स है तो एफ बी सी बराबर अंडर रूट, वैल्यू प्लेस करने जा रहे हैं, हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर फिर 2x स्क्वायर और cos 120। cos 120 की वैल्यू होती है -1/2। तो इससे क्या होगा आप समझ ही गए होंगे क्या हो जाएगा। तो एफ बी सी जो है वो सिर्फ x के इक्वल आ जाएगा। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन आप देख सकते हैं, मैं इसको अलग अलग कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो एफ बी सी हमारा जो आ चुका है वो x आ चुका है फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। ये आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर। यही आपका आंसर हो गया। लेकिन क्या आंसर कंप्लीट है? अभी नहीं, अभी डायरेक्शन लिखना बाकी है। तो डायरेक्शन हम बताते हैं जुगाड़ से। देखिए सबको पता है कि अगर आपको दिख ही रहा है कि एफ बी और एफ सी बराबर है, अगर एफ बी एफ सी बराबर है तो ये जो रिजल्टेंट है 100% एंगल बाइसेक्टर से होके जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला एंगल जो है यहाँ पे जो ब्लू कलर से मैं शो कर रहा हूँ, ये एंगल 60 डिग्री हुआ। अगर ये 60 है तो देखिए इस लाइन के साथ इस एरो ने 60 बनाया, उसी तरीके से इस लाइन के साथ इसने भी 60 डिग्री बनाया। यानी ये जो डायरेक्शन है और ये जो डायरेक्शन है वो आपस में पैरेलल है। इसका मतलब ये जो एफ बी सी की डायरेक्शन है वो अलोंग बी सी है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अलोंग
बी सी वेक्टर। अब आप ये मत सोचिएगा कि बी से सी तक कोई वेक्टर बना हुआ है, नहीं, मतलब हम किसी भी डायरेक्शन को ले सकते हैं, उसको वेक्टर मानेंगे अगर डायरेक्शन ले लिया है तो, ठीक है। तो बी से सी की तरफ अगर चलेंगे तो डायरेक्शन वही बनेगी जो इसकी डायरेक्शन है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया फॉर ए, ठीक है। अब फॉर बी के लिए मैंने आपसे कहा था आपको खुद करना है, बिल्कुल सिमिलर मेथड होगा, इधर डायग्राम बन जाएगा, ठीक है। तो वो आप करेंगे या मैं आपको इसे बता देता हूँ, अच्छा ठीक है। अब चाहें तो वीडियो पॉज करके आप पहले खुद भी कर सकते हैं, ठीक। सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि आप डायग्राम को थोड़ा सीधा कर लेते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो देखिए सबसे पहला कदम क्या होता है कि हमें इस चार्ज पे निकालना है, ठीक है। तो ये इसको धक्का मार देगा तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ ए, ए ने जो फोर्स लगाया है, ये माइनस है ये प्लस है, अट्रैक्ट कर लेगा, ये हो गया एफ सी। दोनों के बीच का एंगल डिसाइड हो जाएगा, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लगा देते हैं, ठीक है। तो ये एफ ए सी कहा जाएगा इसमें, और जो एंगल है थीटा, ठीक है, तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू फिर से कितना आ रहा है 120 डिग्री। तो आप देख पा रहे हैं कि एफ ए और एफ सी, एफ ए और एफ सी भी बराबर होंगे। तो बस यहाँ पे बाई कूलॉम्स लॉ अगले स्टेप में एफ ए एफ सी बराबर हो गए, पहला स्टेप एकदम सही है, वही है, ठीक है, बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब एफ ए सी निकालना है इज इक्वल टू एफ ए का स्क्वायर प्लस एफ सी का स्क्वायर प्लस 2 एफ ए एफ सी। तो एफ ए सी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिस, देन एफ ए सी वुड बी इक्वल टू एक्स फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, सो एफ ए सी इज इक्वल टू दिस। एंड डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अब देखिए क्योंकि बराबर फोर्स है तो एंगल बाइसेक्टर से पास होगा, यानी ये वाला एंगल, ये वाला एंगल 120 का आधा यानी 60 डिग्री हो जाएगा। अगर ये 60 है ये भी तो 60 है, यानी ये डायरेक्शन पैरेलल यानी अलोंग ए सी। तो डायरेक्शन जो हो जाएगी वो अलोंग ए सी वेक्टर हो जाएगी। तो ये आपका बी हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। बी पे लगने वाला टोटल फोर्स कैलकुलेट हो गया। अब हम बात कर लेते हैं सी वाले पे लगने वाला टोटल फोर्स, ठीक है। तो फॉर सी, अगर हम सी पार्ट की बात करें तो सी पे देखिए सबसे पहला कदम तो लाइन ड्रॉ होने वाला वो हो चुका है। दूसरा स्टेप क्या होता है, फोर्स ड्रॉ कर लेते हैं। तो फोर्स ड्रॉ करने के लिए देखिए ये जो ए है ये प्लस है, ये माइनस, इसको अट्रैक्ट कर लेगा, ये हो गया एफ ए, और ये बी प्लस है, माइनस को अट्रैक्ट कर लेगा, तो ये हो गया एफ बी, ठीक है। तो अगला स्टेप क्या होता है, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लगा के पैरेललोग्राम बन गया। पैरेललोग्राम के बाद हम एक रिजल्टेंट ड्रॉ कर देंगे, ये बन जाएगा एफ बी सी वेक्टर, ठीक है ना। और ये 60 डिग्री यहाँ पे किसका काम करेगा, थीटा का काम करेगा। तो अब देखिए फिर से एफ ए और एफ बी निकालना पड़ेगा। तो बाई कूलॉम्स लॉ एफ ए और एफ बी भी बराबर आएंगे, बीच में डिस्टेंस 1/4πε0 क्यू अपॉन एल स्क्वायर, ये सब सेम है, ठीक है। बाई प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जब आप लगाएंगे तो एफ बी सी निकालना पड़ेगा। एफ बी सी इज इक्वल टू एफ बी का स्क्वायर प्लस एफ सी का स्क्वायर प्लस 2 एफ बी एफ सी, सॉरी ए और बी है, हाँ, तो एफ ए बी निकालना पड़ेगा, एफ ए बी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो एफ ए बी इज इक्वल टू एफ ए का स्क्वायर प्लस एफ बी का स्क्वायर प्लस 2 एफ ए एफ बी कॉस थीटा, एफ ए बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा कॉस 60, cos 60 is √3/2, cos 60 is 1/2,
सो 1/2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x√3 FAB इक्वल टू, ठीक है। तो वैल्यू प्लेस कर देंगे तो FAB इज इक्वल टू आ जाएगा 1/4π√3 टाइम्स ऑफ q²/L²। अब रह गई बात डायरेक्शन की, तो फिर से वही बात है, क्योंकि ये दोनों फोर्स आपस में बराबर हैं तो ये एंगल बाइसेक्टर होगा, यानी डेफिनेटली ये परपेंडिकुलरली गिरेगा मिड पॉइंट पे, अगर इसको हम M पॉइंट कह देते हैं तो डायरेक्शन हो जाएगी परपेंडिकुलर टू AB इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। ये हो गया परपेंडिकुलर टू AB इन डाउनवर्ड डायरेक्शन।